हेलो स्टूडेंट्स, एग्री जोन फॉर एग्रीकोस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं मदन स्वामी। आज अपनी बात करेंगे जैविक खेती में। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर रहता है समन्वित कीट प्रबंधन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें अपने विभिन्न इसके घटकों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जैविक खेती के अंदर मुख्य अवयव होता है वो कीट प्रबंधन का होता है, रोग नियंत्रण का होता है, और साथ ही साथ में अन्य क्लाइमेटिक इसके मैनेजमेंट है वो भी किए जाते हैं। तो हम जीरो से लेकर एंड तक देखेंगे किस प्रकार से कीटों का नियंत्रण करके अपने अच्छे से अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं, अच्छे से अच्छे प्रति इकाई उपज को बढ़ा सकते हैं। समन्वित कीट प्रबंधन में बहुत ही कम रसायनों का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ अपने इन रसायनों का कम से कम प्रयोग करते हुए अपने खेत में होने वाली क्रियाएं जैसे सस्यात्मक या यांत्रिक या भौतिक प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाकर अपने जैविक क्रियाओं को बढ़ावा देते हैं। तो समन्वित कीट प्रबंधन होता है। समन्वित कीट प्रबंधन क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें लागत है वो कम करनी होती है और उपज को बढ़ाना होता है। साथ में ही यह अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी घटक के अंदर, खेती के किसी भी घटक के अंदर क्या होता है, टिकाऊपन लेकर आता है, सस्टेनेबिलिटी विकसित करता है। तो इसीलिए अपने क्या करते हैं, समन्वित कीट प्रबंधन करते हैं। समन्वित का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मीन होता है कि सभी को इकट्ठा इस प्रकार से उपयोग किया जाए, जितनी भी विधियां आप जानते हैं उन विधियों को इस प्रकार से अपनाया जाए कि अपनी लागत कम से कम हो और उत्पादन प्रति इकाई अपना बढ़ जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एग्रीजोन फॉर एग्रीकोस जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उस पर हम ऑनलाइन कोर्सेज है वो अवेलेबल करवा रहे हैं। जेट और कृषि पर्यवेक्षक के लिए ऑनलाइन कोर्सेज वो अवेलेबल है। आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा डेमो के लिए। आपको करना क्या है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, फिर स्टोर सेक्शन में जाना है। स्टोर में आप देखोगे तो जेट और कृषि पर्यवेक्षक के ऑनलाइन कोर्सेज है वो अवेलेबल है। साथ में ही बहुत सारे कोर्सेज है वहाँ पर अवेलेबल है। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस के अंतर्गत हम आपको एग्ज़ाम तक की वैलिडिटी दे रहे हैं। किसी भी प्रकार से अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी कोर्स के अंदर, तो हमारा असिस्टेंस है वो 24/7 हॉर्स आपको अवेलेबल रहेगा। साथ में हम डेली टेस्ट भी करवाते हैं और वीकली टेस्ट भी देते हैं। हम डेली का टारगेट भी देते हैं। तो इस प्रकार से आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम आपको संपूर्ण रूप से तैयारी करवाएंगे। तो बात करते हैं समन्वित कीट प्रबंधन की। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, खेती के अंदर इसका क्या यूज है और यह क्यों किया जाता है। तो देखिए, आज अपने पढ़ेंगे पेस्ट क्या होता है और पेस्ट है वो क्यों आता है, पेस्ट का प्रबंधन कैसे करते हैं, समन्वित कीट प्रबंधन के अवयव क्या क्या है। सबसे पहले देखा जाए तो समन्वित कीट प्रबंधन के अवयव, उसके कंपोनेंट्स या टूल के बारे में बात करें तो सबसे पहला होता है कल्चरल मेथड, जिसका अपने कह सकते हैं सस्यात्मक यानी खेत पर होने वाली क्रियाओं के अंदर थोड़ी हेर फेर कर देना। उसके बाद में आता है भौतिक, यानी कोई भी भौतिक चीजों के द्वारा अपने कीटों का प्रबंधन करते हैं, इसे समन्वित कीट प्रबंधन कहा जाता है। दूसरा अगर देखें अपने तो मैकेनिकल मेथड या यांत्रिक मेथड आता है। यांत्रिक मेथड जिसके अंदर यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद में रहता है बायोलॉजिकल मेथड जिसे कि जैविक विधि भी कहते हैं, जिसमें जीवों का प्रयोग किया जाता है। और 5 नंबर आपका रहता है रासायनिक विधि, जिसमें रसायनों का प्रयोग है वो किया जाता है। रसायनों का प्रयोग करके अपने कीटों का नियंत्रण करते हैं, परंतु जैविक जो खेती होती है उसमें रासायनिक नियंत्रण अपने नहीं पड़ते हैं। अब अपने बात करते हैं पेस्ट क्या होता है। पेस्ट देखिए एक फ्रेंच शब्द है। पेस्ट क्या है, एक फ्रेंच शब्द है और लैटिन शब्द भी माना जाता है। फ्रेंच शब्द पेस्टी और जो लैटिन शब्द होता है उसका मीनिंग होता है पेस्टिस। दोनों से मिलकर बना है, पेस्ट निकल कर आया है और इसका अर्थ होता है वो प्लेग या संक्रमित रोग होता है। प्लेग या संक्रमित रोग को ही पेस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं पेस्ट किसे कह सकते हैं। तो पेस्ट वह जीव होता है जो मनुष्य के हितों के लिए नुकसानदायक होता है या विनाशकारक या समस्या उत्पन्न कर सकता है मनुष्य के हितों के अंदर, वो पेस्ट होता है। यहां तक कि मनुष्य भी पेस्ट हो सकता है। यदि वो खेत में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है तो फसलों के लिए वह भी पेस्ट है। तो जो सभी पेस्ट हैं वो कीट हो सकते हैं, सभी पेस्ट कीट हो सकते हैं, परंतु सभी कीट हैं वो पेस्ट नहीं हो सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि देखिए
यहाँ पर अगर अपने कीटों का वर्गीकरण करें, पेस्ट का वर्गीकरण करें, तो पेस्ट होता है वो दो तरीके का हो सकता है। जैसे कि अपने कह देते हैं, एक तो बायोलॉजिकल रूप से जो अपने को लाभदायक हो उन्हें मित्र कीट कहते हैं, और दूसरे जो हानिकारक कीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी पेस्ट हैं वो कीट हो सकते हैं, परंतु सभी कीट हैं वो पेस्ट नहीं हो सकते। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि कुछ कीट रहते हैं वो क्या होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं, और मनुष्य भी कीट के पेस्ट के अंदर आ सकता है यदि वो फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। अब अपने बात करते हैं पेस्ट आक्रमण के कारण। पेस्ट क्यों आता है, पेस्ट किस लिए आ जाता है खेत के अंदर? तो प्रमुख कारण तो इसका मनुष्य की क्रियाकलापों के द्वारा आदमी है सभी प्राकृतिक आपदाओं का कारण। मनुष्य की क्रियाकलापों के द्वारा क्या हो जाता है, जैव संतुलन बिगड़ जाता है। जिस प्रकार से अभी पर्यावरण परिवर्तन के कारण टिड्डी का आक्रमण है वो बढ़ रहा है। उसके बाद में देखें तो वनों की अंधाधुंध कटाई है, उनका जो कीटों का नेचुरल हैबिटेट होता है उसको हम बिगाड़ रहे हैं, उसके प्राकृतिक आवास को हम बिगाड़ रहे हैं। इसीलिए क्या हो जाता है कि पेस्ट का आक्रमण हो जाता है। अब उनका घर अपने उजाड़ देंगे, वनों की कटाई कर देंगे, तो वनों के अंदर ही बायोमास सबसे ज्यादा होता है, उन्हीं को कीट खाते हैं। अब अगर उनके पास वो ही नहीं रहा तो वो किस पर आ जाते हैं, फसलों पर आ जाते हैं। उसके बाद में दूसरा जो कारण है वो गहन और व्यापक खेती के आधार पर भी कीटों का आक्रमण है वो बढ़ जाता है। कैसे? देखिए, गहन का मतलब होता है इंटेंसिव और व्यापक का मतलब होता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव खेती वो खेती होती है जिसके अंदर कम क्षेत्र के अंदर खेती होती है, परंतु प्रति इकाई उपज अपने को ज्यादा मात्रा में मिलती है। ठीक है, तो इंटेंसिव खेती के अंदर अपनी सघन खेती कह सकते हैं, इसको गहन खेती कह सकते हैं। इसके अंदर प्रति इकाई उपज चाहे कितना ही पैसा लग जाए, परंतु प्रति इकाई उपज है वो अपने को बढ़ाते हैं। जैसे शहर के आसपास खेती है और उससे अपने सब्जी उत्पादन करें तो प्रति इकाई अपने अधिक उत्पादन लेंगे उससे, तभी अपने को वो फायदेमंद होगी। एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि व्यापक खेती, यानी बहुत बड़े एरिया के अंदर अपने खेती कर रहे हैं तो कीटों का ध्यान है वो कम रहता है, फसलें हैं वो ज्यादा बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर होती है। इसके अंदर जो पैसा लगता है वो थोड़ा कम लगता है, क्योंकि बड़े काम में एक बार पैसा लगा या बड़ा काम है तो उसके अंदर एक बार पैसा लगा, बाद में उससे आमदनी भी बड़ी होती है, इसीलिए कम पैसे के अंदर कम खर्चे के अंदर ये खेती की जाती है। सघन खेती के अंदर देखा जाए तो जैसे देखिए, धान की एक बार खेती करने से, यानी एक वर्ष में एक ही फसल ले रहे हैं और बार बार उसी फसल को ले रहे हैं, जिसे मोनोकल्चर कहते हैं। तो मोनोकल्चर के द्वारा अगर एक खेती करेंगे, जैसे धान है, धान की बार बार खेती कर रहे हैं तो उस पर स्टेम बोरर आ रहा है, ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस। ठीक है, और जो गन्ना है उसको अपने एक बार में उसी खेत में बार बार बो रहे हैं, तो वो भी मोनोकल्चर के अंदर स्टेम बोरर को बढ़ावा देता है, क्योंकि वहां पर उसका आवास बन जाता है भी, हाँ फलानी गन्नो बिजड़ो आप चला बैठे। ठीक है, बस कीट भी यही करते हैं, कीट भी यही करते हैं कि वहां पर गन्ना बोया हुआ है वहां पर चलते हैं। ठीक है, तो मोनोकल्चर से धान और जो गन्ना होता है उसमें स्टेम बोरर का प्रकोप हो जाता है। आगे देखें तो प्राकृतिक स्रोत है वो नष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे पर्यावरण परिवर्तन के कारण। प्राकृतिक स्रोत है जो नेचुरल एनिमीज है कीटों के वो नष्ट हो रहे हैं। उसके बाद में नई फसलें और नई किस्मों का इंट्रोड्यूस करवा रहा है साइंटिस्ट लोग जल्दी से जल्दी। तो जैसे ज्वार है, ज्वार की CSS फर्स्ट वैरायटी है और कुंबू या बाजरा की HB फर्स्ट है। तो ये तना मक्खी के लिए जो सूट फ्लाई होती है उसके लिए बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। तो इस प्रकार से जो नई फसलें हैं, नई किस्में जो जो आ रही है वो क्या है कीटों के लिए, और अपने क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर अपने को यूज करना होता है। फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होगी, और वैसे भी आपको पता है कि नाइट्रोजन होता है वो कोशिकाओं का आकार बढ़ा देता है और कोशिका भित्ति को पतला कर देता है। तो कीट आक्रमण के लिए वे बहुत ही ग्राही हो जाती है, इसीलिए कीटों का आक्रमण है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद में उन्नत कृषि तकनीकें आ गई हैं। उन्नत कृषि तकनीकें यानी इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है। इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी के अंदर अपने नाइट्रोजन का अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, सिंचाई का अधिक प्रयोग करते हैं, यानी सघन खेती करते हैं। तो इनके कारण भी कीटों का प्रकोप है वो बढ़ रहा है। जैसे कि अपने कह सकते हैं धान के अंदर है अधिक नाइट्रोजन के कारण लीफ फोल्डर का प्रकोप हो रहा है। और उसके बाद में अगर सघन रोपण की दृष्टि से देखें तो BPH
ब्राउन प्लांट होपर है उसका प्रकोप है वो बढ़ रहा है। ज़्यादा अपने प्लांट डेंसिटी है वो ज़्यादा रखेंगे तो बीपीएच का आक्रमण बढ़ जाता है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सघन रोपण के कारण धान में कौन से कीट का आक्रमण होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, बीपीएच। ठीक है, ब्राउन प्लांट होपर के कारण। उसके बाद में पर्यावरण परिवर्तन है, तो पर्यावरण परिवर्तन में देखिए जैसे एप्पल वुली एफिड है, एप्पल वुली एफिड है, ये एफिलिनिस माली के इसका प्राकृतिक स्त्रु होता है। तो एफिलिनिस माली धीरे धीरे खत्म हो रहा है, एप्पल वुली एफिड ज्यादा वृद्धि कर रहा है। तो पर्यावरण परिवर्तन के कारण इनके प्राकृतिक स्त्रु है वो नष्ट हो रहे हैं, इसी कारण ये इनकी मात्रा है, इनका आक्रमण है वो बढ़ रहा है। जैसे अभी देखिए मेंढा की संख्या है वो बहुत कम हो रही है, प्राकृतिक चिड़िया जिसे बोलते हैं, मेंढा की संख्या कम होने के कारण टिड्डियों का आक्रमण बहुत बड़ा है। जो इंडियन स्पैरो है वो टिड्डियों का क्या है, एक प्राकृतिक स्त्रु है, प्राकृतिक स्त्रु है। तो ये सब प्रक्रिया हैं जिनके द्वारा कीटों का आक्रमण है वो हो सकता है। अब अपने बात करते हैं नुकसान की। नुकसान देखिए सबसे ज्यादा नुकसान होता है फसलों को वो खरपतवार से होता है, कितना 33% से तक हो जाता है, रोग से 20% तक हो जाता है, और कीट के द्वारा 26% नुकसान है वो फसलों को होता है। अन्य की बात करें तो 21% तक नुकसान है वो हो जाता है। सबसे ज्यादा नुकसान कीटों के द्वारा किसके अंदर होता है, तो फल के अंदर होता है, उसके बाद में कपास में होता है, उसके बाद में देखें तो धान और गन्ना के अंदर होता है, फिर कॉफी आती है और फिर मक्का आता है। ठीक है, तो परिभाषा की बात करें, देखिए आईपीएम क्या होता है, रसायनों का कम से कम प्रयोग करते हुए सस्यात्मक, यांत्रिक, भौतिक और जैविक विधियों का समावेश कर कीट नियंत्रण करना क्या कहलाता है, समन्वित कीट का नियंत्रण कहलाता है। यानी मर्दा जो कीट के अवयव हमने पढ़े थे, कीट नियंत्रण के टूल्स हमने पढ़े थे, उनका समुचित उपयोग करना ही क्या होता है, कीट नियंत्रण होता है। और कीट नियंत्रण देखा जाए इसके टूल्स की बात करें तो सबसे पहला आता है कल्चरल या सस्यात्मक। सस्यात्मक वे विधियां होती है जो खेत पर की जाने वाली क्रियाओं के अंदर हेर फेर करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है फसल चक्कर, यानी किसी फसल के अंदर कोई कीट का ज्यादा आक्रमण हो रहा है तो उस फसल को अपने रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में भू परिष्करण आता है। भू परिष्करण का मतलब होता है टिलेज। टिलेज यानी फसलों की अपने खेत की अपने क्या करते हैं, गहरी जुताई करते हैं। गर्मियों में गहरी जुताई करने पर कीट नियंत्रण है वो किया जा सकता है। रेड हेरी कैटरपिलर और व्हाइट ग्रब सभी के अंडे हैं वो नष्ट हो सकते हैं। उसके बाद में कटाई छटाई कर देते हैं, क्योंकि पुराने जो पार्ट होते हैं उनको डिस्ट्रक्टिव करने पर अपने कीटों के लार्वाज या उनके एग्स भी डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अपने जो भी फसल अवशेष है उनको नष्ट कर देना चाहिए और पुराने भागों को अपने पेड़ पौधों से हटा देना चाहिए। उसके बाद में खेत की सफाई, सैनिटेशन, यानी फसल अवशेष है उसको जला देना चाहिए, जो खरपतवार है उनको उखाड़ देना चाहिए। तो खेत के अंदर जितने भी खरपतवार है उनके अवशेष को उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अल्टरनेट होस्ट के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद में अपने ट्रैप क्रॉप का यूज करना चाहिए। जैसे कपास के चारों ओर फांसू फसल लगा देते हैं, भिंडी लगा देते हैं, तो सुंडियों का प्रकोप है वो कम हो जाता है, क्योंकि दोनों ही मालवेसी कुल के पौधे हैं। अब मालवेसी कुल के पौधे हैं तो वो क्या करते हैं, भिंडी को खा लेते हैं, कपास को छोड़ देते हैं, इसीलिए नॉन बिट्टी प्रयोग में लिया जाता है। उसके बाद में जल भराव कर देते हैं। जैसे अपना ये कहें धान का आर्मी वर्म जो कीट होता है, धान का आर्मी वर्म जो कीट होता है वो जल भराव के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। वाटर लॉग कंडीशन से अपने उसको नियंत्रण कर सकते। उसके बाद में फसल चक्कर। फसल चक्कर क्या होता है, किसी भी क्रॉप के अंदर अगर ज्यादा मात्रा में रोग का आक्रमण हो रहा है तो उसको अपने क्या कर देते हैं, वहां से रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह दूसरी क्रॉप को शामिल कर लिया जाता है, क्रॉप रोटेशन होता है। उसके बाद में अपने बात करें भू परिष्करण की, तो गर्मियों में गहरी जुताई करने से रेड हेरी कैटरपिलर, कातरा, व्हाइट ग्रब जितने भी अंडे होते हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन है वो दे रहा हूँ। ठीक है, रेड हेरी कैटरपिलर। तो फांसू फसल लगाना, ट्रैप क्रॉप्स का प्रयोग करना, कपास के चारों ओर भिंडी की बुआई से नुकसान है वो सुंडियों का आक्रमण कम हो जाता है। नेक्स्ट अपने देखें फिजिकल मेथड की, तो भौतिक जो मेथड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहले अपने बात करें तापमान की, तापमान, उसके बाद में नमी, प्रकाश और वायु के द्वारा भौतिक नियंत्रण है वो किया जा सकता है। कैसे कैसे करते हैं आगे बढ़ते हैं। तापमान के द्वारा देखिए सबसे पहले अपने उसको
सन ड्राइंग कर देते हैं, धूप में सुखा देते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो जॉनसन ने विकसित किया था, 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पर अपने उसको बीजों को गर्म कर सकते हैं, बीजों को उसमें डुबो सकते हैं, डुबो के बाहर निकाल लेना चाहिए। तो उसका गर्म जल उपचार करने पर जितने भी बीज के बाह्य जनित रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फ्लेम थ्रोवर जो टिड्डियों के लिए यूज किया जाता है, इसमें अपने क्या करते हैं, एक अपने पास फ्लेम होता है, ठीक है, जिससे जैसे अपने आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हवा मारने वाला यंत्र होता है जिसे ब्रोवर के नाम से जानते हैं, तो उसी तरह से आग फेंकने वाला यंत्र होता है जिसे फ्लेम थ्रोवर कहते हैं और टिड्डियों के नियंत्रण के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में कोल्ड स्टोरेज कर सकते हैं अपने 20 से 22 दिनों के लिए 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तो भी अपने क्या कर सकते हैं, उन कीटों का, सूक्ष्म जीवों का अपने नियंत्रण कर सकते हैं। नमी की बात करें तो चावल के खेत को एकांतर क्रम में सुखाना और गीला करते हैं तो ब्राउन प्लांट ऊपर है वो नियंत्रित होता है, और अपने को उचित नमी पर भंडारण है वो करना चाहिए ताकि उसमें कीटों का प्रकोप है वो कम से कम हो सके। भंडारण करते समय अपनी अनाज वाली फसलों में 12% नमी पर करना चाहिए और दलहन और तिलहन को 6 से 8% नमी पर भंडारण है वो करना चाहिए। उसके बाद में प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश होता है वो विकिरण होता है एक प्रकार का, प्रकाश के द्वारा अपने इरिडेशन करते हैं। जब विकिरणों के द्वारा उपचार करते हैं तो उसे इरिडेशन कहते हैं। इसमें ज्यादातर गामा किरणों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले ये प्रयोग निपलिंग ने किया था 1937 में यूएसए के अंदर, और गामा किरणों के अंदर अपने कोबाल्ट 60 का एक सब्स्टिट्यूट का यूज करते हैं जिससे कीटों को नपुंसक बना दिया जाता है। ये स्टरलाइज्ड विधि कहलाती है। प्रकाश के द्वारा भी अपने कीटों का नियंत्रण है वो कर सकते हैं। उसके बाद में वायु की बात करें तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की, जहां पर अपना स्टोरेज किया हुआ है, भंडारण किया हुआ है ग्रेन्स का, वहां पर CO2 की मात्रा को बढ़ा देते हैं जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कीट हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनका हैप्पी बर्थडे हो जाता है। उसके बाद में अपने बात करें यांत्रिक विधियों की या मैकेनिकल मेथड्स की, तो मैकेनिकल मेथड में यंत्रों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले अपने खाई खोद देते हैं जिसे ट्रेंचिंग कहते हैं, और ये कातरा के लिए अपनाई जाती है। उसके बाद में अपने स्ट्रिपिंग या बेंडिंग कर देते हैं। तो स्ट्रिपिंग या बेंडिंग में क्या होता है, आम का जो पौधा होता है उसका जो तना होता है उस पर अपने अल्काथीन की पट्टियां हैं, अल्ट्राथीन पट्टियां या प्लास्टिक की पट्टियों को बांध देते हैं जिस पर ग्रीस लगा हुआ होता है। या तो वो स्लिपी हो सकती है या वो स्टिकी हो सकती है। तो जब भी कीट उस पर चढ़ता है तो वो कीट या तो चिपक जाता है या नीचे गिर जाता है, ऊपर चढ़ने में सफल नहीं हो पाता है। जैसे मैंगो बिली बग के नियंत्रण के लिए ये विधि अपनाई जाती है। उसके बाद में फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन क्या होते हैं, फेरोमोन एक नर को आकर्षित करने वाले मादा द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स होते हैं जो कि फेरोमोन ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होते हैं। एब्डोमन के ऊपर जो कीट होता है उसकी एब्डोमन, उदर, पेट के लस्ट खंड में पाई जाती है, और ये लेपिडोप्टेरा नर जो के नर कीट होते हैं उनको आकर्षित करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फेरोमोन ट्रैप क्यों लगाते हैं, तो ज्यादातर है वो लेपिडोप्टेरा गण के नर कीटों को आकर्षित करने के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि देखिए ये एक सेक्स हार्मोन है, ठीक है, और फेरोमोन होता है वो मादा द्वारा स्रावित किया जाता है, ठीक है, तो उसकी तरफ नर है वो आकर्षित होता है, पता लगा लेता है कीट कि यहाँ पर मादा है, तो ऐसे ही उसको एक भ्रम में डाला जाता है। तो फेरोमोन ट्रैप है वो लेपिडोप्टेरा गण के नर कीटों को आकर्षित करता है। उसके बाद में बायोलॉजिकल मेथड की बात करें तो जैविक विधियां क्या होती है, देखिए जैविक विधियों में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि परभक्षी हो गया, परजीव्याभ हो गया, जिसे पैरास्टोइड्स के नाम से जाना जाता है, और रोग जनकों का प्रयोग करके अपने कीट नियंत्रण करना है वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। उसके बाद में अपने देखें तो इसमें परभक्षी के अंदर अपने देखें तो परभक्षी क्या होते हैं, जो दूसरे कीटों को मार खाए वो क्या होते हैं, परभक्षी होते हैं, ठीक है, उनको संपूर्ण रूप से उनका हैप्पी बर्थडे कर दे वो परभक्षी होते हैं, यानी वो संपूर्ण रूप से आश्रित होते हैं। जैसे कि गिद्ध है वो चूहे को खा रहा है या सांप को खा रहा है तो वो उसके लिए क्या है, परभक्षी है, यानी उस कीट का पूर्ण रूप से सफाया कर दे, वो परभक्षी होते हैं। और परभक्षी के रूप में सबसे पहले अपने इसके अंदर बायोलॉजिकल मेथड में देखें तो कोक्सिनेला स्पीसीज का यूज किया जाता है। कोक्सिनेला होता है वो सरसों के एफिड और मिली बग्स के अंदर आती है। उसके बाद में रेडोविड बग्स का भी यूज किया जाता है। क्राइसोपरला कार्निया का भी यूज करते हैं अपने, और चेपा, थ्रिप्स जैसी सफेद मक्खी के लिए इसका यूज किया जाता है, क्राइसोपरला कार्निया। तो परभक्षी कौन कौन से, कोक्सिनेला और रेडोविड बग्स, क्राइसोपरला
कार्निया, चेपा या थ्रिप्स जैसी और सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए यूज होता है। अब अपने बात करें कोक्सिनेला स्पीसीज की, तो ये इस प्रकार की होती है, आपने देखा है इसको। और कोक्सिनेला जो स्पीसीज होती है वो ज्यादातर अपने को कहाँ पर दिखाई देती है, जब अपने गेहूं की कटाई करते हैं तो उस टाइम ये अपने को दिखाई देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक मित्र कीट है किसान के लिए। क्राइसोफेरा कार्निया होता है वो, देखिए इस प्रकार का एक इसकी लार्वा अवस्था होती है, जो शुंडी अवस्था होती है, वो कीटों को नियंत्रित करती है। ठीक है, और मात्रा इसकी फसल के अंदर देखें तो 50,000 शुंडियां प्रति हेक्टेयर अपने को प्रयोग करनी चाहिए। फलदार पौधों के अंदर देखा जाए तो 10 से 20 शुंडियां प्रति पौधा अपने को यूज करनी चाहिए। उसके बाद में परजीवी। परजीवी एक तो होता है परजीवी जिसे पैरासाइट बोलते हैं, एक होता है पैरासिटोइड्स। परजीवी और परजीव्याप में क्या अंतर होता है? परजीवी होता है वो शरीर के अंदर रहता है, और परजीव्याप होता है वो बाहर रह के शरीर को नष्ट करता है किसी भी जीव को। जो होस्ट होता है, प्रपोषी होता है, उसकी कीट शरीर के अंदर रहता है, वो तो परजीवी होता है। और होस्ट के जब ऊपर रहकर उसको नष्ट कर दे, उससे पोषण प्राप्त करे, तो वो क्या होता है? परजीव्याप होता है। तो यहां पर अपने बात करेंगे अंड परजीव्याप कौन सा होता है, तो सबसे पहला होता है ट्राइकोग्रामा, फिर होता है टिलोनोमस। ये अंड परजीव्याप होते हैं, यानी अंडे पर अपना जीवन व्यस्त करते हैं, व्यतीत करते हैं। उसके बाद में होता है अंडा और सुंडी पर परजीव्याप व्याप्त करने वाले। कौन कौन से होते हैं? एक ही होता है किलोनस, चिलोनस भी इसको बोलते हैं। उसके बाद में सुंडी पर लार्वा अवस्था पर कौन कौन से जीव हैं वो परजीव्याप करते हैं, तो सबसे पहले आता है कोटेशिया, फिर ब्रेकोन, फिर किलोनस, फिर कैम्पोलेटिस और फिर आइसोटीमा। ये सारे के सारे क्या होते हैं? सुंडी पर परजीव्याप करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में होता है कोन पेरास्टोइड या शंकु परजीव्याप, जो कि प्लेटिगेस्टर के नाम से जाना जाता है। रस चूसक कीटों के परजीव्याप कौन से होते हैं? जिसे एप्रिकेनिया, एनकार्सिया और एलोट्रोपा के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सा? एप्रिकेनिया, एनकार्सिया और एलोट्रोपा। ये रस चूसक कीटों के परजीव्याप होते हैं, जो रस चूसक कीट होते हैं उनको मारने का काम करते हैं। तो देखिए जो चने की फसल होती है उस पर हेलिकोर्पा आर्मीजेरा का जब प्रकोप हो जाता है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जो शुंडी पर परजीव्याप होता है या लार्वा पर परजीव्याप होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैम्पोलेटिस, कैम्पोलेटिस क्लोरिडी लार्वा पर परजीव्याप करने वाला चने की फसल में अपने यूज करते हैं। हेलिकोर्पा आर्मीजेरा के लिए यूज करते हैं, सफेद लट या फली छेदक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में धान आता है, धान में तना छेदक का प्रकोप हो जाता है, ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस का, तो अपने कौन सा यूज करते हैं? ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम यूज करते हैं, जो कि किस पर होता है? अंडे पर परजीव्याप होता है। किस पर होता है बेटा? अंडे पर परजीव्याप होता है। ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम का यूज करते हैं धान के तना छेदक के लिए। यहां पर आप देख रहे हैं ट्राइकोग्रामा कहां पर है? अंड परजीव्याप है। कहां पर है? अंड परजीव्याप है। उसके बाद में अपने गन्ना और धान में जब तना छेदक, और गन्ना और कपास के अंदर, गन्ना और कपास में जब तना छेदक और सुंडी का प्रकोप हो जाता है, जो बोलवर्म्स होती है उनका प्रकोप हो जाता है, तो अपने क्या करते हैं? ट्राइकोग्रामा किलोनिस का यूज करते हैं। देख लीजिए इसमें ट्राइकोग्रामा किलोनिस अंड परजीवी होता है। ट्राइकोग्रामा कौन सा? अंड परजीवी होता है, और उसके किलोनिस स्पीसीज का यूज किया जाता है। उसके बाद में अगर गन्ना में पायरिला का प्रकोप हो जाता है, कि जो कि एक रस चूसक कीट होता है गन्ना में, ठीक है, पायरिला का प्रकोप हो गया तो किसका यूज करेंगे? अब यहां पर एक रस चूसक कीटों के परजीवी कौन से हैं? एप्रिकेनिया, एप्रिकेनिया का प्रयोग किया जाता है। एप्रिकेनिया मेलेलोनिका, जो कि पायरिला के निम्फ को मार देता है। किसको मार देता है? निम्फ को मार देता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में अपने बात करें जैविक नियंत्रण में, तो सूक्ष्म जीव नियंत्रण आता है, यानी रोगजनकों का प्रयोग करते हैं अपने। इसमें कौन सा आता है? वायरस है, जीवाणु है, फफूंद है, सूत्रकृमि है और प्रोटोजोआ के द्वारा नियंत्रित करते हैं। वायरस का देखा जाए तो कुल 7 फैमिली है जो कीट नियंत्रण में प्रभावी है, परंतु ज्यादातर जो काम किया गया है वो बेक्युलोविरिडी फैमिली पर काम किया गया है। बेक्युलोविरिडी के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक तो न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रस वायरस आता है, और एक ग्रेनुलर पॉलीहाइड्रस वायरस भी आता है, जीवी। तो देखिए लेपिडोप्टेरा गण के कीटों पर प्रभावी होते हैं ये वायरस। और अगर एनपीवी की बात करें, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रस वायरस की बात करें, तो चने में फली छेदक हेतु ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है, और 250 लेथल डोज का प्रयोग करते हैं एलई का। ठीक है, और 750 ml का छिड़काव अपने करते हैं।
इसके कारण क्या आ जाता है, ट्री टॉप रोग आ जाता है। ट्री टॉप का मतलब होता है कि कीट जब अपने 4 लेग्स से उल्टा लटक जाता है, उल्टा लटक जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसे ट्री टॉप डिजीज कहते हैं। कीट की मृत्यु हो जाती है, बॉडी सारी स्कल्पचर हो जाती है, डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो ये वायरस का इफेक्ट होता है। अगर आपसे पूछ ले कि वायरस की प्रकोप के कारण कैसा लक्षण आ जाता है कीट में, तो ट्री टॉप डिजीज हो जाता है। उसके बाद में देखें तो जीवाणु आता है। देखिए जीवाणु में आपने पढ़ा होगा बेसिलस थूरेजेनेसिस का। बेसिलस थूरेजेनेसिस होता है वह एक सोयल बैक्टीरिया है, मर्दा का जीवाणु है, और यह एंडोटॉक्सिन स्रावित करता है। एंडोटॉक्सिन यानी जो अंदर जहर उत्पन्न करे, एंडोटॉक्सिन होता है। ठीक है, विभिन्न एल्कलॉइड से स्रावित करता है और लेपिडोप्टेरा गण के कीटों पर प्रभावी है। व्यावसायिक उत्पाद के रूप में ये डेल्फिन, डाइपेल और थुरिसाइड के नाम से आता है। 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका यूज है वो किया जाना चाहिए। मिट्टी, कपास के अंदर ज्यादातर आजकल यूज किया जाता है। उसके बाद में जिस जीवाणु के दूसरा जीवाणु देखें तो बेसिलस पोपिली आता है, जो कि पौधों के जो अपने सफेद लट होती है या जो कीट होते हैं उनके अंदर मिल्की रोग उत्पन्न करता है। ज्यादातर प्रभावी किस पर है, सफेद लट पर। इसका व्यावसायिक उत्पाद है वो डूम नाम से आता है, जो कि सफेद लट को नियंत्रण करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में देखें तो फफूंद आते हैं। फंगस कौन कौन से होते हैं, तो देखिए मुख्य वर्ग है फाइकोमाइस्टीज और एस्कोमाइस्टीज और बेस्डियोमाइस्टीज है, उनका यूज किया जाता है। ज्यादातर इन्हीं वर्ग के फफूंद है वो उनको यूज करते हैं। ट्राइकोडर्मा देखा जाए तो ट्राइकोडर्मा एक फफूंद होता है, बीज, जड़ और भूमि उपचार के अंदर काम में आता है। 6 से 8 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के रूप में इसको यूज किया जाता है बीज उपचार करने के लिए। और ज्यादातर मूंगफली के अंदर, जो गन्ना के अंदर हो गया, धान के अंदर हो गया, बीज उपचार के लिए प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। उसके बाद में फफूंद होता है जो मेटाराइजियम एनिसोप्ली है, वो सफेद लट और नारियल की जो राइनोसोरस बिटल होती है उसको नियंत्रण करने के काम में आता है। और बावेरिया बेसियाना भी एक प्रकार का फफूंद है, लेपिडोप्टेरा गण के कीटों पर प्रभावी है। सर इनमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपसे कि निम्न में से भौतिक नियंत्रण का उपाय है, निम्न में से जैविक नियंत्रण का उपाय है, निम्न में से कौन सा फफूंद है, कौन सा जीवाणु है, ऐसे आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। या इनके रोग हैं उनको भी पूछा जा सकता है। अब अपने बात करते हैं सूत्रकृमि की। तो प्रमुख फैमिली है सूत्रकृमियों की, वो कौन सी यूज की जाती है, स्टेनर निमेटेडी का यूज किया जाता है पहला, और उसके बाद में हेटेरोवेटिडी का यूज करते हैं। अपने सूत्रकृमियों को कीट नियंत्रण में कौन सी फैमिली का प्रयोग करते हैं, तो स्टेनर निमेटेडी का यूज करते हैं और हेटेरोवेटिडी का यूज करते हैं। प्रमुख जो स्पीसीज है वो कौन कौन सी है, तो राइटाइडिस, पैंग्रोलेमस तथा नेओप्लेक्सना का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मक्का, चना और धान में तना छेदक के नियंत्रण हेतु अपने प्रयोग करते हैं। प्रोटोजोआ में जो नोजोमा स्पीसीज है उसका प्रयोग करते हैं और ज्यादातर टिड्डे के नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है। वानस्पतिक उत्पादों से कीट नियंत्रण है वो किस प्रकार से संभव है, तो सबसे पहले नीम की बात करते हैं अपने। नीम होता है, उसका प्रभाव 200 से अधिक जातियों पर प्रभावी है। नीम रसायन है, इसमें 100 से ज्यादा पाए जाते हैं। प्रमुख जो अपने रसायन होता है वो लिमोनोइड, जो ट्राइटरपेनोइड्स के नाम से जाने जाते हैं, लिमोनोइड्स पाए जाते हैं जो ट्राइटरपेनोइड्स वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंदर अजाडिरेक्टिन प्रमुख तत्व पाया जाता है 2 से 6%। निम्बिडिन, निम्बिन आदि इसके अंदर रसायन है वो पाए जाते हैं। इसके जो तेल होता है उसमें गंध होती है वो टिग्निक अम्ल के कारण आती है। और इस प्रकार का, मैं यहाँ पर कोई भी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक दर्शात्मक चित्र है वो प्रस्तुत किया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार का नीम ऑयल आता है, नीम ऑयल का भी प्रयोग करते हैं अपने। और उसके बाद में NSK जो नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट है उसका भी प्रयोग करते हैं। नीम लीफ एक्सट्रैक्ट है उसका भी प्रयोग अपने खेत में करते हैं। और इनका लगभग प्रयोग 1% तक, या जो अपनी नीम की निम्बोली होती है उसका पाउडर का यूज 10% तक किया जाता है। खेत में छिड़कने पर कीट है वो नियंत्रित हो सकते हैं। उसके बाद में देखा जाए तो पायरेथ्रिन आता है, गुलदाउदी या क्राइसेंथेमम के फूलों से प्राप्त ये किया जाता है। निकोटिन तंबाकू से प्राप्त करते हैं। निकोटिन सल्फेट एक प्रकार का नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है कीट के और उसको मार देता है। क्रंज है होता है वो मिलेटिया पिनाटा के नाम से जाना जाता है, फेबेसिस की कुल होता है और इसके अंदर से भी इंसेक्टिसाइड है वो निकाले जाते हैं। इसी प्रकार के अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आप हमें सपोर्ट करने के लिए हम हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस।